हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर से हम लोग एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे डिफरेंट मॉडल के थ्रू समझाया गया, जिसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर सोमरफेल्ड मॉडल और बाद में फाइनली क्वांटम मैकेनिकली वेक्टर एटम मॉडल, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो हम सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल को समझेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग को समझेंगे और उन्होंने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकाला और उसकी क्या रदरफोर्ड मॉडल की एटम के स्ट्रक्चर को लेके क्या शॉर्ट कमिंग थी, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे नेक्स्ट लेक्चर में और सब मॉडल पढ़ेंगे। बाद में हम देखेंगे कि एटम को अगर हम एटॉमिक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये सब हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, तो उसके लिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि सर जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि एटम के अंदर एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसका मास भी उन्होंने फाइंड आउट किया। उन्होंने एटम तो एज ए होल आप जानते हैं कि न्यूट्रल होता है, तब पता था कि एटम न्यूट्रल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर है एटम के अंदर और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी एटम के अंदर होना चाहिए, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो जे थॉमसन ने ही एटम के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया। उनके अकॉर्डिंग देखिए, जो एटम है उसको एज ए स्फीयर है, ठीक है, उसमें जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन भी है इसका मॉडल, और साथ में प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से माना जाता है। प्लम पुडिंग जैसे केक के अंदर जो नट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और बाकी का जो केक वाला पोर्शन है वो सारा पॉजिटिव पार्ट है। ओके, तो जिससे बैलेंस हो जाए और एटम न्यूट्रल हो जाए, तो उसमें आप ये समझ लीजिए सारा केक वाला पार्ट है प्लम पुडिंग मॉडल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे एम्बेडेड है। ठीक है, जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किस तरह अरेंज होंगे, 3 होंगे तो किस तरह अरेंज होंगे, तो वो मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर बनाया था, उसमें समझा दिया था। ठीक है, अब बात आती है रदरफोर्ड की। देखिए, जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया, उन्हीं के अंडर रदरफोर्ड रिसर्च कर रहे थे। रदरफोर्ड का जो टॉपिक था वो रेडियो एक्टिविटी था, उसमें अल्फा बीटा पार्टिकल के बारे में और उनसे ही रिलेटेड कि कोई पार्टिकल है, जो भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल है उसमें से अल्फा एमिशन के बाद वो फिर दूसरे पार्टिकल में चेंज हो जाता है, तो ये सब आपको पता है। तो इसके ऊपर उनका बेसिकली रिसर्च था। तो वो ये जानना चाह रहे थे रदरफोर्ड कि ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये केक वाला पार्ट है, ये कैसा है, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने ही 2 कोवर्कर जेजर एंड मार्स्टन, उनको अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली, ये तो तब तक के प्रोटॉन की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन ये पता था कि अल्फा पार्टिकल जो है, उस अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 8000 टाइम्स ग्रेटर था। ओके, तो अब क्या किया उन्होंने, जीजर और मार्स्टन को डिफरेंट मेटल की फॉयल आप समझ रहे ना, मेटल की थिन सी शीट बनाई है, उस शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करने को बोला, और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, रिजल्ट क्या आना चाहिए। अगर जे थॉमसन का मॉडल एटम के स्ट्रक्चर के लिए सही है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे यहाँ मिलने चाहिए। अगर ये हाईली एक्सेलरेटेड है और अगर यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की आपने कुछ भी ल्यूमिनेसेंस वाली कोई भी शीट रख दी है, स्क्रीन रख दी है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल सीधे आने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से डिफ्यूज हो जाने चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन से तो डेविएट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल है, 8000 टाइम लेस मास वाला पार्टिकल है। तो अगर अल्फा पार्टिकल के पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन उसको अल्फा पार्टिकल को डेविएट नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका भी इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अल्फा पार्टिकल सीधे यहाँ मिलना चाहिए, या थोड़ा बहुत 1 या 2 डिग्री डेविएट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब 5-7 मेटल के शीट के साथ किया गया ये एक्सपेरिमेंट, एक कंडीशन ऐसी भी आई कि अल्फा पार्टिकल जैसे गया और वो 180 डिग्री पे वापस आ गया। तो ये चीज
एक्सप्लेन नहीं करती थी इस मॉडल को, फिर डिफरेंट डिफरेंट शीट के साथ फिर से प्रैक्टिस की गई और देखा गया कि 20,000 अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड हुए, अबाउट 20,000, ठीक है, 10,000, 20,000, तो एक ऐसा पार्टिकल होता है जो वापस भी आ जाए। तो इस चीज को फिर रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली, ठीक है। अब ये गोल्ड क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि गोल्ड को जब बीट करके फॉयल बनाया गया छोटे बिल्कुल पतली सी स्क्रीन में, कि इतना बीट किया जा सकता है कि वो बहुत थिन शीट बन जाए, ठीक है। 10⁻⁻7 मीटर इतने लगभग थिन उसकी जो थिकनेस होगी वो इतनी थिक होगी, ठीक है। और इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एटम्स हैं वो 40 से ज़्यादा नहीं होंगे थिकनेस में, ठीक है। तो इस तरह की फॉयल को रखा गया और साथ में ये हटा देते हैं हम, एक रेडियम लिया गया। रेडियम रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। उनको, जिससे अल्फा पार्टिकल का डिके ना हो, तो उनको लेड के एक चैम्बर में रखा गया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है उसका लास्ट में जो स्टेबल मेटल बनता है वो लेड बनता है, ठीक है। तो लेड के चैम्बर में रखा गया, छोटा सा होल किया गया, इससे अल्फा पार्टिकल का एक फाइन बीम आ रहा है। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आप एक्सेलरेट करा सकते हो। तो एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल का बीम गोल्ड की थिन फॉयल के ऊपर डाला गया और बाद में यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ली गई और उस स्क्रीन पर देखा गया कि किस तरह का, ये स्ट्रेट नहीं होगी, ऐसे गोल होगी, जिससे कि अगर इधर की साइड अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो, इधर की साइड स्कैटर हो या कहीं भी स्कैटर हो, तो उसका इमेज इसके ऊपर बन सके। ओके फ्रेंड्स, उस टाइम पे जब ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही ऐसा एक्सपेरिमेंट होता था जिससे आसानी से चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता था। तो यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग ली गई है रदरफोर्ड के मॉडल में, ये ध्यान रखना है आपको। इलास्टिक स्कैटरिंग हुई है एटम के और अल्फा पार्टिकल के बीच में। ओके, अब देखिए, ये अगर कोई पार्टिकल वापस आ रहा है, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किया, फास्ट अल्फा पार्टिकल है, फास्ट अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो वापस आ रहा है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल में से वन भी आ रहा है, ठीक है, और बाकी सब ऐसे स्कैटर हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ओके, तो ये ऐसे स्कैटर, ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे करके ऐसे हो गया। इसको हम दोबारा से बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये स्क्रीन पे बहुत सारे एटम होंगे। हम एक पर्टिकुलर एटम को बड़ा सा बना के उसके बाद देखते हैं स्कैटरिंग किस तरह की है। अगर यहाँ पे एटम है ये पूरा, ठीक है, और थॉमसन के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है, ठीक है, और हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं, ये फास्ट अल्फा पार्टिकल हैं, और अल्फा पार्टिकल की स्पीड जो रदरफोर्ड की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जीजर मार्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे डिफरेंट डिफरेंट मेटल के साथ, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के अल्फा पार्टिकल को लिया। फाइनली जब एक तो जो भी अल्फा पार्टिकल वापस आए, तो इसीलिए इसको गोल्ड फॉयल के साथ फाइनली परफॉर्म किया गया और उसके बाद ये रिजल्ट निकाले गए। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वी अल्फा, वो लगभग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड थी, यानी बहुत हाईली स्पीड अल्फा पार्टिकल है ये। और इनका अगर थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका वापस आना पॉसिबल नहीं है। रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो थॉमसन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम होलो होना चाहिए। ओके, जो एटम का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका ऑलमोस्ट पार्ट होलो है और उसमें छोटे से पार्ट में एक पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। ओके, अब न्यूक्लियस की क्या डायमेंशन है उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, वो अभी हम ड्राइव करेंगे। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल गया और वापस 180 तभी आ सकता है जब वो किसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज के साथ रिफ्लेक्ट बैक हुआ हो, कोलम्बियन रिपल्सन लगा हो उसमें, और वो वापस तभी आ सकता है, 180 पे अदरवाइज नहीं आ सकता। तो यही एक न्यूक्लियस के लिए पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वापस 180 डिग्री पर आना। और साथ में जो और अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इसके पास से जा रहे हैं, तो इस तरह से डेविएट हो रहे हैं और
इस तरह से जा रहे हैं तो ऐसे डेविएट हो रहे हैं। तो इस तरीके का डेविएशन देखा गया, एक्सपेक्ट किया गया था कि सारे के सारे पार्टिकल यहाँ मिलें, लेकिन इस तरह का स्कैटरिंग हो रही है और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे भी गए। ओके, सीधे भी गए। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो सीधे जा रहे हैं दैट मीन्स कि एटम का ऑलमोस्ट पार्ट एम्प्टी है। जो वापस बैक आ रहे हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि एटम में किसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज से वो रिफ्लेक्ट बैक हुए कोलम्बियन रिपल्शन के थ्रू। तो इसका मतलब है एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड ने ही बताया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के लिए फिर फाइनली ये बताया कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसकी उन्होंने कैलकुलेशन भी की कि डायमेंशन कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल से की थी ना उन्होंने स्कैटरिंग। बाद में प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से सबको उसके ऊपर इंसिडेंट करा के एग्जैक्ट डायमेंशन निकाली गई। तो अभी क्या है, अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन उन्होंने लगभग 10⁻⁻14 मीटर इसकी अप्रॉक्स निकाली। और आपको पता है कि जो एटम की डायमेंशन है वो 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कह सकते हो फर्मी, 4 इंटू दिस इतना निकाला था उन्होंने। और 10⁻⁻15 का मतलब होता है 1 फर्मी। ओके, तो इतनी उन्होंने डायमेंशन निकाली और उन्होंने कहा कि इस डायमेंशन का एक न्यूक्लियस होता है, इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उन्होंने प्रपोज किया था कि न्यूक्लियस क्योंकि बहुत हैवी है तो इसमें प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल होना चाहिए जो कि न्यूट्रल होना चाहिए। तो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, लेकिन बाद में उन्हीं के स्टूडेंट रिसर्च जो उनके अंडर रिसर्च कर रहे थे, जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जब वो रेडियो एक्टिविटी पर ही रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी और साथ में प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। वैसे कहते हैं कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को सबसे पहले देखा था, लेकिन वो एक्चुअली में प्रोटॉन को बता नहीं पाए थे। तो गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन को डिटेक्ट किया था, लेकिन नाम जो रखा था वो रदरफोर्ड ने रखा था। और किसके नाम पे रखा था, क्योंकि 19th सेंचुरी के शुरू में ही प्राउट नाम की एक साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनमें जो एटम है वो सब हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन की पॉजिटिव चार्ज के ही बने होते हैं। तो ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो या आप मान सकते हैं कि भी उसका नाम प्रोटॉन रखा गया। ठीक है, तो अब क्या है, ये चीज आपको पता चल गई। न्यूक्लियस में एक अननोन पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको आप प्रोटॉन का नाम दे रहे हो, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं ये कुछ नहीं कहा था, बस ऐसे ही आर्बिट्रेरी, जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, सोलर सिस्टम में प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, इस तरीके से वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। ठीक है, तो ये उनका एटॉमिक मॉडल था। लेकिन इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो उनके बीच में कोलम्बियन फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और आपको पता है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही उसमें, तो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा और वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, उसका पाथ छोटा होता चला जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो ये यानी कि एटम का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता अगर इस तरह का ले। तो उसके लिए फिर बोर ने अपनी थ्योरी दी थी। तो रदरफोर्ड का मॉडल ही हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे रदरफोर्ड ने क्या अचीव किया, बाद में हम उसकी शॉर्टकमिंग पे जाएंगे। पहले रदरफोर्ड ने एक तो क्या निकाला कि न्यूक्लियस की डायमेंशन कैसे निकाली, तो वो हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, देखिए न्यूक्लियस की डायमेंशन को निकालने के लिए रदरफोर्ड ने ये कंसीडर किया कि एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसे अब हम न्यूक्लियस मान लेते हैं। ठीक है, अब ये एटम पूरा है आपका, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है और उन अल्फा पार्टिकल को ही कंसीडर करेंगे जिनका न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन हो। ठीक है,
जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ऐसे आए, टकराए और फिर वापस आ गए 180। तो अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और फिर रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, तब आप ये देखिए ये क्लोजेस्ट अप्रोच तक जाएगा कहीं ना कहीं तक, ठीक है, थोड़ा दूर होगा उससे, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो r0 है, मान लिया ये सबसे पास जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा कोलम्बियन रिपल्शन के कारण। ओके, तो इसमें हमने कहा मान लिया अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी के साथ ही जा रहा है, इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ से v वेलोसिटी है, m मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, तो काइनेटिक एनर्जी से ये जाएगा जाएगा जाएगा, तो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी इसकी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, उससे रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Z इंटू ई, और इसका चार्ज क्या होगा, 2 इंटू ई। ओके, तो इतना चार्ज इसके पास है, अल्फा पार्टिकल के पास, Ze गोल्ड के न्यूक्लियस के पास है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपको पता है Z इज इक्वल टू 79 होता है। तो यहाँ पे गया, धीरे धीरे स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी कोलम्बियन रिपल्शन से, और उसके बाद ये वापस आ जाएगा, यानी कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है एट मोमेंट यहाँ पे वो एक सेकंड को, मतलब मोमेंटली, एक सेकंड नहीं सॉरी, वो मोमेंटली वहां पे रुकेगा और उसके बाद सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को लेके, और मान लिया ये क्लोजेस्ट अप्रोच जिसने क्या किया, r0 न्यूक्लियस को, तो यही डायमेंशन लगभग दी जाएगी न्यूक्लियस की, ठीक है, ये एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट डायमेंशन है। उसके बाद जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई तो प्रोटॉन को भी इसके ऊपर बम्बार्ड किया गया, लेकिन प्रोटॉन तो सीधे निकल गए, ठीक है, वो क्योंकि लाइट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया गया, न्यूट्रॉन जो कि चार्ज, जब चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया तो न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, तो वो जब डाला गया तो उससे पता चला न्यूक्लियस के अंदर कितना मैटर है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग जो होती है उससे वो ज़्यादा पास जा सकता है न्यूक्लियस के, इसको ऐसा नहीं है कि उसके स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास जा सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छी डायमेंशन दे सकता है, ठीक है। अभी हम वो भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें मैं बीच में ऐसे ही बताती रहती हूँ आपको। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करके, स्कैटर करके ये न्यूक्लियस की डायमेंशन निकाली थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 12mv², ओके, और जैसे ही वो यहाँ पे r0 डिस्टेंस पे पहुंचा तो ये रुका, तो वहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वापस फिर बैक हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4πε0 Ze इंटू 2e अपॉन r0, ओके, और हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस r0। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, आपको वेलोसिटी पता है उसकी, आपको ये क्वांटिटी की वैल्यू पता है, आपको z की वैल्यू पता है, आपको e की वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद r0 की वैल्यू आती है 4 फर्मी। देखिए अब इसमें क्या चीज आपको पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ओके, दिस इज मास। वेलोसिटी आपको मैंने बताई थी, v इज इक्वल टू कितनी ली थी उन्होंने वेलोसिटी, 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ओके, बहुत हाईली फास्ट अल्फा पार्टिकल लिए थे। 1/4πε0 को आपको पता ही है कितनी वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁻9, ओके। अब z की वैल्यू आपको पता है 79 है, और e की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ओके। तो इन सब की वैल्यू करके r0 की वैल्यू 4 फर्मी, दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन है वो 4 फर्मी के अप्रॉक्स आई है, तो इतना न्यूक्लियस का साइज होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैसे निकाला, उसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्टकमिंग को पढ़ेंगे और बोहर मॉडल कैसे दिया गया। हमने सेमी क्लासिकल मॉडल दिया था एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।